गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजयनाथ त्रिवेदी आज की क्लास में बीए बीएड चतुर्थ वर्ष इंटीग्रेटेड के पेपर जेंडर स्कूल एवं सोसाइटी के संदर्भ में बात करूंगा। ठीक है ना। ये कंपलसरी पेपर है और इस पेपर में हम लोग आज जेंडर के संदर्भ में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। तो जेंडर के बारे में लिखा हुआ है, कहा गया है जेंडर होता क्या है। तो हमारे दिमाग में जेंडर शब्द जब आता है तो एक अर्थ आता है लिंग, लेकिन जैसे ही हम एक दूसरा शब्द और एक्स सेक्स को जब हम लेते हैं तो वह भी हिंदी रूपांतरण में लिंग आता है। तो जेंडर और सेक्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या हुआ, इस लिंग का अर्थ क्या हुआ, तो ये समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। समाज कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से अपने आप को विभाजित, वर्गीकृत और परिष्कृत करता आ रहा है। जेंडर समाज के द्वारा पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, समझने की कोशिश करना। जेंडर का जो अर्थ होता है लिंग, उसमें पूरे पुरुष वर्ग आते हैं और पूरे महिला वर्ग आते हैं। यहाँ किसी इंडिविजुअल पुरुष या इंडिविजुअल महिला की बात नहीं की जा रही है, यहाँ समाज के द्वारा पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की बात की जा रही है। तो जेंडर एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इस न्यू कॉन्सेप्ट में यह अध्ययन किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी और पुराने समय से और वर्तमान समय तक पुरुष वर्ग और महिलाओं के बीच में किस तरह की समानताएं या किसी तरह की असमानताएं तो नहीं रही है। उनके अधिकारों और कर्तव्यों का वो वर्गीकरण जो किया गया है, उस वर्गीकरण को वह अध्ययन करता है, विश्लेषित करता है और उसके बाद में वह यह है निश्चित करने की कोशिश करता है कि दोनों के अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जो एक खाई है, जो एक अंतर है, जो एक डिफरेंट है, वह बराबर आ जाए। इसी संदर्भ में जो जेंडर की बात की जाती है। तो जेंडर का जब अर्थ देखते हैं तो एक सामाजिक वर्गीकरण जो पुरुष और महिलाओं के, एक सामाजिक वर्गीकरण जो पुरुष एवं महिलाओं के कर्तव्यों एवं अधिकारों के संदर्भ को प्रकट करता है। जबकि हम लिंग की जो बात कर रहे हैं, सेक्स शब्द की जो बात कर रहे हैं, सेक्स की अंग्रेजी वर्णन की, वो महिला और पुरुष के शारीरिक संरचना की बात करता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर दोनों में भेद है। और उस आधार पर जब आप एक एग्जाम में फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आप अपना जेंडर नहीं भरते हैं, वहां पर आप अपना सेक्स भरते हैं। लिंग, आप एक पुल्लिंग है, मेल है, आप फीमेल हैं, जो आपकी शारीरिक संरचना के आधार पर प्रकृति के द्वारा या ईश्वर के द्वारा आपकी जो संरचना बनाई गई है, उस संरचना के आधार पर जो आप वर्गीकरण करते हैं, वह वर्गीकरण आपका सेक्स कहलाता है। किंतु समाज के द्वारा आपके अधिकारों को जो निश्चित किया गया है, जैसे भारतीय परिदृश्य में देखें तो महिलाओं के अधिकारों को वर्णन किया गया है। वर्गीकरण करें कि महिला का काम घर की डोरी तक ही रह गया है, घर भर का, महिला का काम बच्चे पालने तक ही रह गया है, या महिला का जो काम है घर की साफ सफाई का रह गया है। पुरुष कहेगा ये काम मेरा है ही नहीं, मैं क्यों करूँ। बर्तन मांजने की जब बात आएगी तो पुरुष ये कह देगा ये तो महिलाओं का काम है। समझ में आ गई। श्रृंगार की जब बात करें तो अभी कहते हैं कि जैसे लंबी छुट्टियां रख ली जाए तो ये तो महिलाओं का काम है। उसमें तो कई प्रकार के इस प्रकार के जो वर्गीकरण किए गए हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो जैसे ही सबसे पहला शब्द एक डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, इट इज मेल और इट इज फीमेल। तो मेल और फीमेल की जब संरचना की बात डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है कि यह शरीर के रूप में मेल है या शरीर के रूप में फीमेल है, तो इस मेल और फीमेल की जो बात की जाती है, उस फीमेल के आधार पर बाद में जो परिवार समाज के द्वारा वह बच्चा जब सौंप दिया जाता है और उस बच्चे के साथ होने वाला जो व्यवहार है वो डिफरेंट होता है। अगर डॉक्टर के द्वारा कहा गया मेल तो मिठाइयाँ बांट दी जाती है, भारतीय परिदृश्य की बात कर रहा हूँ। फीमेल होने पर पहले के जमाने में देखा जाता था कि जो है मिठाइयाँ छोड़ो, नाराजगी हो जाती, घर में बेटी हुई है, मुंह लटक जाते थे। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वो एक बात का प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अगर पुराने समय से अगर देखा जाए और अभी भी वर्तमान में कई परिदृश्य में देखा जाए तो बेटी को जो है एक तरह से मान के चलो बेटा होने पर ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, उतनी खुशी बेटी होने पर नहीं मनाई जाती है। उसी प्रकार से उनके संबोधन में बेटा बेटी खेलने के सामानों में भी बच्ची को डोल ला करके दी जाएगी, गुड़िया ला करके दी जाएगी। बच्चे को खेलने के जो साधन होंगे वो अलग प्रकार के होंगे।
बहादुरी वाले होंगे, बंदूक ला करके देना या और अन्य प्रकार से, समझ में रही होगी। बच्चा बड़ा होगा तो उसे खेलने के लिए गेंद बैट ला करके दिए जाएंगे, जबकि बच्ची खेलने की होगी तो उसे इंडोर के सामान ही ला करके दिए जाएंगे। बात समझ में नहीं आ रही है। तो बात ये हो गई कि एक स्थिति ऐसी हो गई कि पुरुष के द्वारा, समाज के द्वारा जो एक वर्गीकरण जन्म के साथ ही कर दिया जाता है, उस वर्गीकरण के संदर्भ में इस पेपर में ही बात की जाती है। तो जेंडर क्या है? जेंडर को हिंदी में हम सामाजिक लिंग कहते हैं, यानी समाज के द्वारा लिंगों में जो भेदभाव किया जाता है या लिंग समाज के द्वारा लिंग में जो वर्गीकरण किया गया है कर्तव्यों और अधिकारों का, किसका? कर्तव्यों का और अधिकारों का। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कर्तव्य और अधिकारों की लिस्टों के आधार पर ही आपको जेंडर के बारे में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यानी जेंडर मीन्स ड्यूटीज एंड राइट्स, किसके? मेल और फीमेल के। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं जेंडर और जेंडर पर होता क्या है। जब जेंडर की बात करते हैं तो हम जेंडर को जब देखते हैं तो जेंडर के आधार पर एक देखते हैं हम पुरुष वर्ग, यानी मेल कास्ट, और दूसरा देखते हैं हम स्त्री वर्ग। तो आप लोगों के ये इस समय पर ये समझ में आ जानी चाहिए, स्त्री वर्ग का मतलब यहाँ शरीर के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ हम बात करेंगे समाज के हिसाब से। तो समाज इन दोनों को किस दृष्टिकोण से देखता है? समाज के द्वारा इन दोनों वर्गों को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं, DUTIL, ड्यूटीज यानी कर्तव्यों की जब बात करते हैं हम, तो कर्तव्यों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कर्तव्यों की जो लाइन होती है वो छोटी सी होती है, लेकिन जब यहाँ हम राइट्स की बात करते हैं, अधिकार, तो जब अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ जो अधिकार की लाइन होती है वो होती है लंबी, यानी पुरुष वर्ग को कर्तव्य कम दिए गए हैं, अधिकार ज्यादा दिए गए हैं। लेकिन जब स्त्री वर्ग की कंपेयर करते हैं तो जब यहाँ पर हम ड्यूटी की बात करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं, तो यहाँ कर्तव्यों की लाइन बहुत लंबी है। लेकिन जब हम राइट्स की बात करते हैं, अधिकार, तो सबसे ज्यादा परिवार में अगर अधिकार से वंचित किया जाएगा तो फिर बेटी को किया जाएगा। अभी भी है ये, आप बिल्कुल ये मान लें शिक्षा ने बहुत चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन अभी तक पूर्णतः चेंज नहीं हुआ है, पूरा समाज चेंज नहीं हुआ है, पूरा वर्ग चेंज नहीं हुआ है। आपके परिवार में भी हमेशा ये मान के चलिए कि भाई के अधिकार के लिए बहन को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। भाई पढ़ने के लिए मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहता है तो कोटा भेज दिया जाएगा, बेटी से कह दिया जाएगा नहीं नहीं तू टीचर बन ले, B.Ed बहुत है बस। बात समझ में आ रही होगी मेरी बात को। वही कंडीशन होगी कि बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा, वो फिर बच्चे लड़के को प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल और जितना भी समाज उसको अच्छे से अच्छा समझता है वो दिलाने का प्रयास करेगा। किंतु जब महिला की बात आएगी तो महिला को उससे कह दिया जाएगा नहीं 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 यहीं पढ़ ले, गाँव में कहाँ जाएगी। बात हुआ गई है। ऐसे ही अन्य चीज़ों की बात होती है, बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसने साइकिल की डिमांड की, उसे दे दिया जाएगा, बच्ची ने साइकिल की डिमांड की, उसे नहीं दी जाएंगे। लड़के को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे, लड़की को कह जाएंगे अरे तो इनसे काम चला। बात वो आ गई है। तो जब हम ड्यूटीज और राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ड्यूटीज की जो यानी पुरुष के पास में जो कर्तव्य वो बहुत कम है, उसके पास एक भारी कर्तव्य दे रखे सामाजिक रूप में, लेकिन जो उसके राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वो हर चीज में निर्णय लेने वाला अधिकार होता है। आज भी हमारे भारत में पुरुषों को पिता ये कह देते हैं जो है पुरुषवादी सोच से ही परिवार चलता है। अभी भी घर का मुखिया जो परिवार को ही माना जाता है, तो इसका मतलब घर में जो निर्णय लेने वाली स्थिति है वो भी अभी भी पुरुष की ही है। जब स्त्री वर्ग की बात करते हैं तो वो चाहे कितनी ही एजुकेशन हासिल कर ले, लेकिन उसे फिर वही कहा जाएगा शादी होने के बाद में आपको अपने पति का, अपने परिवार का, उनके प्रति उनके कर्तव्यों को, उनके प्रति उनके अधिकारों को ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों की कुर्बानी देनी होगी। इस तरह के हम जब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो इन सब कॉन्सेप्ट के संदर्भ में हम बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें जेंडर के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। अब बात चलती है क्या जेंडर पे किसी चीज का प्रभावित होता है, फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ा है। जेंडर विकसित हुआ है कि हाँ हुआ है? हाँ, दोनों वर्गों में हुआ है। एक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों वर्गों की बात कर रहे हैं। देखते हैं जब जेंडर की बात करने की कोशिश करते हैं तो जेंडर देखो, जेंडर को जब देखते हैं तो जेंडर पर जो पहला प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है समय का। एक 200 वर्ष, एक 100 वर्ष, एक 50 वर्ष, एक 25 वर्ष और वर्तमान।
अगर समय कालखंड के हिसाब से अगर हम जितना ऊपर चले जाएं, हम आज यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से हम अगर ऊपर जाने का प्रयास करें, अगर आप एक स्त्री हैं तो स्त्री रूप में सोचें, अगर आप एक पुरुष हैं तो पुरुष के रूप में सोचें, और आज की महिला की स्थिति देखें, आज से 25 साल पहले की महिला की स्थिति देखें, आज से 50 साल पहले की महिला की स्थिति देखें। ये तो आपको कल्पना ही करना शायद मेरे हिसाब से असंभव होगा, लेकिन अगर आप 25 या 50 साल पहले की जाएंगी तो 25 या 50 साल पहले आपको एक बात समझ में आएगी कि इस समय पर भी महिला की स्थिति आज की महिला की तुलना में ठीक नहीं थी। आज उसके पास अधिकार ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन 25 साल पहले देखे तो अधिकारों की संख्या कम थी। और ये कंडीशन होती थी कि आज से 50 साल पहले अगर मैं मेरी मम्मी के टाइम की बात चले जाऊँ तो वो स्कूल में एजुकेशन 4वीं 5वीं से ज़्यादा ले नहीं सकती थी, ठीक है ना। घूंघट पर्दा प्रथा ये तो इस काल की एक विशेषताएं थी, अब तक चालू थी। अब जाकर के महिलाओं ने घुटना घूंघट प्रथा को या इसको कहें तो बंद कर दें, ठीक है ना। और घर की जोड़ी की बात करें तो अधिकारों में अब जैसे पहले 50 साल या 25 साल पहले की महिलाओं का जो अधिकारों की बात की जाए तो उनको शायद अभी तक घर गृहस्थी की जिम्मेदारी दी हुई थी। वर्तमान में थोड़ा सा सुधार आया है। सुधार क्या आया है कि अब महिला जो है अब बाहर निकलने लगी है, काम करने लगी है। तो बात ये होगी कि 200 वर्ष पहले क्या रही होगी, 200 वर्ष पहले तो महिला बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाती होगी समाज में, उसको एजुकेशन का तो कोई अधिकार ही नहीं होगा, काम करना तो बिल्कुल ही नहीं होगी, घर के बच्चों को संभालना, ये देना, जिम्मेदारी देना, घूंघट प्रथा से, और बहुत सारी ऐसी जो है काम ऐसे होंगे जिनको महिला नहीं कर सकती है, समाज में नहीं बैठ सकती, निर्णय नहीं कर सकती घर का, परिवार का। इस स्थिति से अब तक आए तो यानी कहने का मतलब है अगर पुराने समय से लेकर के और वर्तमान समय तक आए, किसी भी समाज में चले जाएं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे भारत का हो, अगर उसमें हम चले जाएं तो उसमें एक बात हमारे समझ में आएगी कि जो है महिला के जेंडर पर प्रभाव पड़ा है, यानी उसके अधिकार और कर्तव्यों में अंतर आया है। ये स्थिति हो सकता है आने वाले समय में और भी ज्यादा प्लस में आ जाए, ठीक है ना। तो जेंडर पर किसका प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है, इट कैन बी चेंज, इसको बदला जा सकता है, ठीक है। तो क्या जाएगा, इसको बदला जा सकता है। दूसरा प्रभाव, दूसरी बात करते हैं क्षेत्र की। दूसरा जो जेंडर को प्रभावित करने वाला सेक्टर है वो क्षेत्र है। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या करें, क्षेत्र दो कंट्रियों को पकड़े, जैसे अमेरिका और भारत, वहां की महिला को पकड़े, यहाँ की महिला को पकड़े, वहां की पुरुष को देखे, यहाँ के पुरुष को देखे, देखो दोनों के जेंडर में अंतर है। समझ वाली क्षेत्र का मतलब है अमेरिका की महिला आपको ज्यादा स्वतंत्र दिखाई देगी बजाय भारत की महिला की। तो इसका मतलब जबकि आज के काल की बात कर रहा हूँ, वर्तमान काल की, बिल्कुल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो आज की स्थिति में भी जाकर के आप देखेंगे तो अमेरिका या यूरोप या विकसित देशों की महिलाओं को ज्यादा अधिकार है, वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, अपनी स्वतंत्रता से कहीं आ सकती है, जा सकती है, अकेली रह सकती है, मर्जिया जैसी शिक्षा हासिल कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में जा सकती है। लेकिन भारत में अभी भी देखिए आप मर्जिया जैसे कपड़े नहीं पहन सकती बहुत सारी महिलाएं, आज़ादी नहीं है, शादी के बाद में आपको ये पहनना है नहीं पहनना है, बहुत सारी स्थितियाँ आपके सामने आएगी। तो इसका मतलब क्षेत्र का प्रभाव पड़ जाए। एक अगर भारत की स्थिति में भी आकर के देखें, हम एक दिल्ली की बात करें और एक अपने गंगापुर की बात कर लें, तो दिल्ली की महिला को देखें, गंगापुर की महिला को देखें, तो दोनों में डिफरेंट नजर आएगा आपको, रहन सहन में, बोलचाल में, अधिकार में, कर्तव्य में, ड्यूटीज में, सब चीज़ों में उसके में अंतर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जेंडर पर इसका क्षेत्र का प्रभाव पड़ा। और गंगापुर में भी देखें तो एक खुद गंगापुर की जगह सिटी की, शहर की, और एक स्थिति थी गाँव की क्षेत्र की, यानी शहरी क्षेत्र की देखें और ग्रामीण क्षेत्र की देखें, इन दोनों में भी अंतर मिलेगा। यानी कहने का मतलब है इन दोनों क्षेत्रों में भी डिफरेंट मिलेगा, इन दोनों क्षेत्रों की भी जेंडर में डिफरेंट मिलेगा, और इन दोनों की स्थिति में भी अंतर। जेंडर की स्थिति का मतलब हो गया उनके अधिकार और कर्तव्यों की बात करेंगे तो इससे कह सकते हैं इस महिला को जितने अधिकार हैं यहाँ की महिलाओं को भी उतने नहीं मिले हैं शायद पूरियों को, ठीक है। इस महिला को जितने अधिकार मिले हैं शायद इस महिला को भी उतने, यहाँ की महिलाओं को उतने अधिकार भी प्राप्त नहीं हुए हैं जितने अधिकार इस महिला को प्राप्त हो गए प्राप्त अभी भी स्थिति सुधारने में, और यहाँ से यहाँ तक स्थिति सुधारने में भी तो न जाने कितने सालों लग जाएंगे। इस वर्गीकरण को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये समझ में आएगा कि जेंडर के ऊपर क्षेत्र का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। जेंडर को प्रभावित करने वाला तीसरा जो कारक है उसको देखते हैं, वो होती है आर्थिक स्थिति। जेंडर को जो प्रभावित करता है वो तीसरी करती है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति ने भी इसको प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया है, जहाँ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, सही है, वहाँ की जो महिला वर्ग है या पुरुष वर्ग है उनको अधिकार ज्यादा मिल रहे हैं।
वो ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर पा रही है। जैसे शहरी क्षेत्र की लड़की है, वो स्कूटी भी चला पा रही है, वो आने जाने के लिए स्वतंत्र भी है, अच्छे स्कूल में भी पढ़ रही है, वह जैसी मर्जिया जिस तरह की शिक्षा हासिल कर पा रही है, वह डॉक्टर भी बन रही है, इंजीनियर भी बन रही है, वह एयरपोर्ट भी उड़ा पा रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जब बच्ची की बात करते हैं तो बेचारी इसको एजुकेशन भी हासिल नहीं हो पा रही है। या गरीब क्षेत्र की जो महिलाओं की बात करें या बच्चियों की बात करें तो वो बेचारी अपने सपनों को वहीं मन में ही कुचल करके रख देती हैं। उनको भी जो है उतनी स्थिति का, अच्छी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा, नहीं हो पा रहा। वो जैसा चाह रही है वैसा उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये भी आपके समझ में आना चाहिए कि समय, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। चौथा दृष्टिकोण जब हम देखते हैं तो चौथा जो आता है वो आता है हमारे पास शैक्षिक स्थिति। एक महिला पढ़ गई तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ा देती है, वो अपने परिवार को सुधार देती है। घर की जैसी शैक्षिक स्थिति होगी, समाज की जिस तरह की शैक्षिक स्थिति होगी, सीधी सी बात है उस वर्ग के जेंडर की स्थिति अच्छी होगी। और जिस समाज की शैक्षिक स्थिति अभी सही नहीं है, तो जिन क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना अच्छा नहीं हो पाया है, शिक्षा जिनको प्रभावित नहीं कर पाई है, वहाँ अभी भी समाज पिछले स्तर पर ही पड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ शिक्षा पहुँच गई है वहाँ पर वो एक नवीन स्तर पर पहुँच गया है जेंडर, यानी कहने का मतलब है उनके अधिकार और कर्तव्यों को बराबर सा मान लिया गया है। जहाँ पर शैक्षिक स्थिति बराबर हो गई है, जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत प्रभावी हो गया है, वहाँ पर आप देखिए तो वहाँ पर बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं किया जा रहा है। उल्टा बेटी को ज़्यादा जो है माना जा रहा है, उससे ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, उससे ज़्यादा सुविधा दी जा रही है। वर्तमान स्थिति ऐसी आ चुकी है कि महिलाओं को अधिकार ज़्यादा मिलने लगे हैं, लेकिन उसके पीछे मूल कारण है शैक्षिक स्थिति। शिक्षा जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति से भी ज़्यादा प्रभावित किया है इसने। शैक्षिक स्थिति जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, महिला की स्थिति उतनी ज़्यादा सुदृढ़ होगी। और जहाँ शैक्षिक स्थिति जितनी ज़्यादा कमजोर होगी, वहाँ की महिला वर्ग की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होगी। ये अंतर दिखाई देगा आपको। तो जेंडर पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, यानी इट कैन बी, सबसे बड़ी बात है जेंडर इट कैन बी चेंज, यानी इसको बदला जा सकता है। किसके द्वारा बदला जा सकता है? समय के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा, आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति, इन सब का प्रभाव जेंडर के ऊपर पड़ता है। अगर हम दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे तो हमें समझ देगा पुराने समय में और आज के समय में जेंडर की स्थितियों में चेंजेज आया है। अगर क्षेत्रों को बदले तो क्षेत्रों को भी बदलते ही जेंडर की स्थिति में परिवर्तन आता है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति को देखें तो उसके आधार पर भी जेंडर के परिवर्तन दिखाई देता है, और शैक्षिक स्थिति के आधार पर भी देखें तो हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जेंडर कैन बी चेंज, और इसको बदला जा रहा है। इसको एक माइंड सेट के साथ में धीरे धीरे बदला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक माइंड सेट की बात है। माइंड सेट की बात यह है कि हमें लोगों का दिमाग चेंज करना है, दिमाग की सोच बदलनी है। सोच क्या बदलनी है कि महिला और पुरुष दोनों बराबर है। और जेंडर को स्कूल और समाज, जो पेपर रखा गया है आपका जेंडर, स्कूल और सोसाइटी, वो रखा भी इसलिए गया है कि हम लोगों की सोच में इस बात को रखें कि दोनों वर्ग बराबर है। किसी को ज़्यादा अधिकार या किसी को ज़्यादा कर्तव्य, या किसी को ज़्यादा महत्व या किसी को ज़्यादा महत्व, कम महत्व, ऐसी स्थिति नहीं आ पाए। शिक्षा इसको सुधारे, स्कूल इसे सुधारे, समाज इसको सुधारे और दोनों को वर्गों को बराबर रखे, ताकि ये भेदभाव ना हो कि भाई जो है ये महिला है या ये पुरुष है। ये माना जाए कि एक इंसान है, एक मनुष्य है और यह किसी भी काम को कर सकता है। अगर हम ऐसी स्थिति को लेकर के आते हैं तो हम जेंडर के संदर्भ में अच्छी बात समझते हैं। अब आगे पेपर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा जेंडर क्या चीज़ है। जेंडर समाज के द्वारा महिला पुरुषों के अधिकारों और कर्तव्यों में किए गए वर्गीकरण का संदर्भ है, और यह एक समाज के द्वारा प्रदत्त पहचान है, इसलिए इसे सामाजिक लिंग भी कहा जाता है। इसके द्वारा समाज प्रदत्त पहचान, यानी कोई अगर पुरुष महिला के वस्त्र पहन करके आ जाए दूर से तो आदमी उसे देखते कह देगा ये स्त्री आ रही है, जबकि है पुरुष हो, तो समाज प्रदत्त पहचान, यानी उसको मना दिया गया कि स्त्री पहनना, साड़ी पहनना एक महिला का काम है। तो इसी कारण से इसे सामाजिक लिंग कहा गया है। तो समझ में आ गई होगी भी पहचान जो इन दोनों वर्गों को, कौन कौन से वर्गों को, पुरुष और महिला वर्ग को अलग करती है, वही पहचान ये जो सामाजिक लिंग या सामाजिक जो पहचान है वो पुरुष और महिला वर्ग को अधिकार करती है, वो अलग करती है। तो अलग करने वाला कॉन्सेप्ट है वही जेंडर है। ठीक है ना। मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया था, समझ में आ गया होगा कि अगर एक पुरुष अगर महिला के वस्त्र पहन करके बाजार से जा रहा है तो तुरंत ही लोग कह देंगे, ये नहीं कहेंगे पुरुष आ रहा है, वो ये कहेंगे महिला आ रही है। कैसे कह दिया? उस वस्त्रों के आधार पर ही कह दिया गया। तो वस्त्रों के आधार पर कह दिया गया, या एक पुरुष ने बहुत लंबे लंबे बाल कर रखे पीछे से देखे तो क्या कह देंगे, और उसने अगर
कह देंगे कि यार यार ये तो महिला है। तो एक समाज ने पहचान बना दी कि लंबे बाल किसको रखने हैं, कि महिला को रखने हैं, कि साड़ी किसे पहननी है, स्त्री किसे पहननी है, वो एक महिला को पहननी है। तो इन सब चीज़ों से एक सामाजिक पहचान गई है। बच्चे पालना किसका काम है, कि बच्चे उसका काम है। बच्चे घर का काम किसे करना है, कि महिला को करना है। घर की साफ सफाई किसे करनी है, ये। घर के वस्त्र कौन धोना है, घर की पूरी जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगी, महिला निभाएगी। चाहे वो काम कर रही है उसके बावजूद भी, वह पढ़ लिख गई नौकरी कर रही है उसके बावजूद भी उसे घर के ये सारे काम करना पड़ेगा। जबकि अगर एक पुरुष और एक महिला बराबर रूप से दोनों अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि घर की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर रूप से निभानी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के संदर्भ में ही हम आपसे बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत प्यारा है और ये हमारे समाज की स्थिति को बदलने वाला कॉन्सेप्ट है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा जेंडर में परिवर्तन आया है। किस किस का परिवर्तन आया है, समय का। पुराने समय से आज के समय में जेंडर के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच बढ़ी है। ऐसे ही क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रों के आधार पर भी जो क्षेत्र जितने ज़्यादा शैक्षिक आधार पर विकसित हो चुके हैं वहाँ पर भी पॉजिटिव सोच ज़्यादा हुई है और जहाँ पर भी शैक्षिक स्तर नहीं सुधरा है वहाँ पर भी पॉजिटिव सोच अभी वही की वही रखी हुई है। आर्थिक स्थिति के आधार पर भी महिलाओं को अधिकार और कर्तव्यों का बंटवारा किया गया है। अगर घर की परिवार की आर्थिक स्थिति सही है जब तो दोनों को वर्गों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे, बराबर अवसर दिए जाएंगे। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वहाँ अगर दो में से किसी एक को पढ़ाने की जब बात की जाएगी तो वहाँ पर जो है पुरुष वर्ग को ही पढ़ाने की बात की जाएगी, पुरुष वर्ग को ही ज़्यादा अधिकार देने की बात की जाएगी, महिला वर्ग को ज़्यादा अधिकार देने की बात नहीं की जाएगी। ऐसी शैक्षिक स्थिति की बात करते हैं जहाँ पर शिक्षा का स्तर प्रभावी हुआ है उस क्षेत्र का जो जेंडर है उस क्षेत्र का जो जेंडर वर्ग है यानी पुरुष और महिला वर्ग है वो ज़्यादा सकारात्मक है। वहाँ पर सोच बदली है, दोनों वर्ग एक दूसरे को बराबर मानने लगे हैं। ये हमारे प्रति आज के पेपर में आपको पूरा समझा होगा। मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि आपके जेंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इस कॉन्सेप्ट को आप पॉजिटिवली लेंगे। धन्यवाद।